नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नंदवंश एवं सिकंदर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे नंदवंश के बारे में और सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, नंदवंश एवं सिकंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे सिकंदर और नंदवंश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंदवंश। नंदवंश तो दोस्तों, नंदवंश की यदि बात की जाए तो नंदवंश की स्थापना किसने की थी। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने कल की क्लास में हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना करता है शिशुनाग वंश की। अब शिशुनाग ने जो है एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग गद्दी पर रहता है। फिर उसके बाद जो उसका बेटा कालाशोक आता है, और कालाशोक के 10 पुत्रों में से एक पुत्र होता है नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। और इस शिशुनाग की हत्या जो है कौन करेगा, महापद्म नंद करेगा। और यही महापद्म नंद जो है इस नए वंश की स्थापना करता है, नंद वंश की। तो आप सीधी सी बात है दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन होंगे। तो नंद वंश के संस्थापक होंगे कौन। तो दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन होंगे, ये होंगे महापद्म नंद। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं नंदवंश। नंदवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों, 344 बीसी से 323 बीसी तक जो है रखा था। लिखेंगे 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जो है रहा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे संस्थापक यानी फाउंडर। संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है नंदवंश के संस्थापक थे। अब दोस्तों, इनके आदर्श नेम यानी अन्य किन नामों से इनको जाना गया, अन्य नाम। तो इनके केवल अन्य नाम से जो है क्वेश्चन बनते हैं महापद्म नंद के। जैसे दोस्तों, यहाँ पे उग्रसेन, उग्रसेन नाम से किसको जाना जाता है, महापद्म नंद को। एकराट नाम से, एकराट। सर्वछांतक, सार्वछांतक। परशुराम का दूसरा अवतार परशुराम का सेकंड अवतार किसको कहा गया है। तो परशुराम का सेकंड अवतार कहा गया है किसको, महापद्म नंद को जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों, भार्गव। तो ये सभी जो है किसके उपनाम हैं यानी अन्य नाम है, महापद्म नंद के जो है ये अन्य नाम हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं महापद्म नंद। इसके समकालीन कौन थे, इसके समकालीन, इसके समकालीन थे दोस्तों पाणिनि। पाणिनि जो है इसके समकालीन थे। तो ये आपको याद रखना है, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी, तो ये पाणिनि की पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यानी महापद्म नंद के बाद गद्दी पर कौन आता है, गद्दी पर आता है धनानंद। और इस धनानंद के समय ही जो है भारत पर आक्रमण कौन करेगा, सिकंदर करेगा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे धनानंद। धनानंद की यदि बात की जाए तो धनानंद दोस्तों, इसे जो है दोस्तों अग्रमीज के नाम से भी जाना गया। और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में। तो लिखेंगे इन दोनों पॉइंटों को, फिर इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसे अग्रमीज नाम से भी जाना गया, इसे अग्रमीज नाम से भी जाना गया है। याद रखें दोस्तों, इसे जो अग्रमीज नाम से भी जाना गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसी के शासनकाल में, इसी के शासन
काल में सिकंदर का, यानी सिकंदर ने 326 BC में आक्रमण किया था। और ये सिकंदर कौन था? एक यूनानी था जो कि मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या सिकंदर जो है पहला आक्रमणकारी था भारत पर आक्रमण करने वाला, या सिकंदर से पहले भी जो है किसी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आप जो है 2-4 पॉइंट है, जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था, विदेशियों की बात की जाती है, और फिर उसके बाद कौन आया था? तो सिकंदर से पहले भारत पर आक्रमण किया था ईरानियों ने। तो कौन कौन से ईरानी थे जिन्होंने जो है सिकंदर से पहले आक्रमण किया था, और इसके बाद जो है सिकंदर आ गया। तो पहले जो है ईरानियों के बारे में देखेंगे, फिर सिकंदर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर जो है विदेशी आक्रमण की यदि बात की जाए तो सबसे पहले किसने? ईरानियों के द्वारा, यानी सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। आप दोस्तों ईरानियों ने जो है किया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसने किया था? साइरस ने किया था भारत पर आक्रमण। लेकिन ये साइरस जो है दोस्तों असफल रहा था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों पहला सफल आक्रमण किसने किया था? पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। किसने दोस्तों? डेरियस प्रथम ने। और ये डेरियस प्रथम कौन था? ये साइरस का उत्तराधिकारी था, जो कि भारत पर आक्रमण करते समय असफल रहा था। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डेरियस प्रथम की। तो डेरियस प्रथम जो है साइरस का उत्तराधिकारी था। साइरस का उत्तराधिकारी था। साइरस का जो है उत्तराधिकारी था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हकामनी वंश का। हकामनी वंश से जो है संबंध रखता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, इसने जो है गांधार व कंबोज को जो है जीता था। इसने गांधार व कंबोज को जीत लिया था। कंबोज को जीता था। किसने जीता था? डेरियस प्रथम ने जो है जीता था। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक की यदि बात की जाए डेरियस तृतीय जो है ये ईरानियों की तरफ से अंतिम शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कंबोज और गांधार कहाँ पे, ये आपको अच्छे से पता लग जाएगा मैप में इनकी लोकेशन। तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है गांधार और ये है कंबोज। तो इनको जो है किसने जीता था ईरानियों की तरफ से? डेरियस प्रथम ने जो है जीता था। और डेरियस प्रथम के बाद जो है अंतिम शासक कौन था, यानी ईरानियों का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय। अब इस डेरियस तृतीय का जो है युद्ध होगा किसके साथ? सिकंदर के साथ। यानी 331 BC में लिखेंगे। 331 BC में सिकंदर वर्सेस डेरियस तृतीय का युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है सिकंदर की। और इस युद्ध को हारने के बाद जो है दोस्तों ईरानियों का शासन समाप्त हो जाता है। और साथ ही दोस्तों इस युद्ध को जो है आरबेला गोगामेला बैरियन का युद्ध जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी 331 BC में 331 BC में सिकंदर वर्सेज डेरियस थर्ड का जो है
युद्ध होता है। अब दोस्तों इस युद्ध की यदि बात की जाए तो इसको क्या क्या नाम दिया गया है? आरबेला का युद्ध, आरबेला, आरबेला का युद्ध, गोगा मेला का युद्ध, गोगा मेला, गोगा मेला का युद्ध, एरियन का युद्ध, एरियन का युद्ध। ये युद्ध पूछे जाते हैं कि एरियन का युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और डैरियस तृतीय के बीच जो है लड़ा गया था। अब इस युद्ध में जो है जीत हुई थी सिकंदर की, हार किसकी हुई थी? डैरियस तृतीय की हुई, और डैरियस तृतीय की जो है हार हुई थी, और इस हार के बाद जो है ईरानियों का शासन जो है भारत पर समाप्त हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सिकंदर कैसे कैसे भारत आएगा और कैसे कैसे जो है आक्रमण करेगा। अब पहले सिकंदर की सामान्य जानकारी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर की दोस्तों यदि बात की जाए तो सिकंदर कहाँ का शासक था, इसके पिता, इसकी माता कौन कौन थी, इसकी पत्नी, इन सभी के बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों सिकंदर धनानंद के समय आक्रमण किया था, धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया। तो ये आपको याद रखना है, सिकंदर ने जो है धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये कहाँ का शासक था। सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? मैसोडोनिया या मकदूनिया का शासक था, मैसोडोनिया या मकदोनिया, मकदोनिया का शासक था। याद रखें दोस्तों, मैसोडोनिया या मकदोनिया का जो है शासक था। अब इसके पिता की यदि बात की जाए तो इसके पिता कौन थे? फिलिप, फिलिप, याद रखें दोस्तों फिलिप सेकंड जो है इसके पिता थे, और एक फिलिप जो है इसके साथ आएगा सिकंदर के जब ये भारत पर आक्रमण करेगा। इसकी माता की यदि बात की जाए तो ओलंपिया इसकी माता थी। ओ कौन थी दोस्तों? ओलंपिया, ओलंपिया जो है इसकी माता थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पत्नी, इसकी पत्नी कौन थी? रैक्सोना, रैक्सोना जो है इसकी पत्नी थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसका उपनाम क्या था, यानी सिकंदर को जो है किस अन्य नाम से भी जाना गया था? अलेक्जेंडर के नाम से, दे ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जो इसको जाना गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ये भारत कैसे आया था, ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब देखेंगे भारत जो है कैसे आया था। तो भारत यानी बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। साथ ही सिकंदर जो है सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ जो है भारत पहुंचा था। और जब ये भारत पहुंचा था तो इस समय जो है तक्षशिला का शासक कौन था? अम्बिक था, जिसने जो है बिना लड़े ही अपना अपना जो है अपने आप को जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी सिकंदर के हवाले कर दिया था। और कहा था जो है मुझे आपसे युद्ध नहीं लड़ना, आपका मेरा साम्राज्य आपका हुआ। और साथ ही इसने कहा था कि आप जो है जाइए धनानंद से युद्ध कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका सहयोग करूँगा। और साथ ही दोस्तों झेलम व चिनाब नदी के बीच जो है राजा पोरस का साम्राज्य था। जब ये झेलम नदी, राजा पोरस का साम्राज्य कहाँ पर था? झेलम व चिनाब नदी के बीच था। तो इसी प्रकार जो है राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो है झेलम के नदी के तट पर जो है युद्ध होता है, जिसको झेलम का युद्ध, बितास्ता, हाइडेस्पिस या कद्दी का युद्ध जो है कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है दोस्तों जीत होती है सिकंदर की, और सिकंदर जो है राजा पोरस को बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहता है मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब जैसे ही ये बात कही राजा पोरस ने तो सिकंदर जो है अचंभित हुआ कि तुम जो है बंदी होते हुए भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो इसी प्रकार जो है इससे प्रभावित हुआ, और इसके बाद जो है राजा पोरस का इसने साम्राज्य वापस जो है कर दिया था। तो अब इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। लिखेंगे भारत कैसे पहुँचा, भारत कैसे आया, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके, बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को
पार करके, हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया। कहाँ से? हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुंचा था। सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुंचा था। भारत पहुंचा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जब ये भारत पहुंचा तो तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला का शासक, दोस्तों तक्षशिला का शासक कौन था इस समय? आम्बिक था। कौन? आम्बिक था। और आम्बिक ने जो है दोस्तों बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, झेलम और चिनाब नदी के बीच राजा पोरस का साम्राज्य था। झेलम व चिनाब नदी के बीच राजा पोरस का साम्राज्य था। यानी झेलम व चिनाब नदी के बीच जो है दोस्तों राजा पोरस का साम्राज्य था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, झेलम के तट पर जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है 326 बीसी में युद्ध होता है। लिखेंगे झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 बीसी में युद्ध हुआ। और दोस्तों जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों इस युद्ध को नाम दिया गया था झेलम का युद्ध। झेलम, बीतस्ता का युद्ध, बीतस्ता और हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच। और दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्री का युद्ध। कर्री का युद्ध जो है कहा गया था इस युद्ध को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या कहा गया? कर्री का युद्ध जो है कहा गया था। यानी 326 बीसी में, यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। किसके बीच? सिकंदर वर्सेज राजा पोरू के बीच। राजा पोरू, दोस्तों राजा पोरस को राजा पोरू भी जो है कहा गया। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें जीत हुई थी सिकंदर की और हार हुई थी राजा पोरस की। और हार के बाद जो है राजा पोरस को इसने बंदी बना लिया था। किसने? सिकंदर ने। और बंदी बनाकर कहा था कि बताओ तुम्हारे साथ जो है कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा था मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। इस बात से बहुत अचंभित हुआ और उसके बाद जो है राजा पोरस का साम्राज्य जो है वापस कर दिया था। तो यहीं तक है। अब दोस्तों ये आगे के हम पॉइंट लिखते हैं। जैसे सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, कब? 326 बीसी में। सिकंदर भारत से वापस कब गया था? तो इन सारे पॉइंटों के एक एक करके लिखेंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर जो है आक्रमण किया। कब? 326 बीसी में। सिकंदर भारत से वापस कब गया? तो सिकंदर जो है भारत से वापस
भारत से वापस कब गया? तो कब गया था? ये गया था दोस्तों 325 बीसी में। 325 बीसी में जो है गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे सिकंदर कितने दिन भारत में रहा था। सिकंदर कितने दिन भारत में रहा? तो कितने दिन जो है सिकंदर भारत में रहा था? 19 महीने रहा था। 19 महीने। कब दोस्तों? 19 महीने जो है रहा था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। याद रखें दोस्तों, मना कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु की यदि बात की जाए तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अब इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, पॉलिटिक्स। इनकी एक पुस्तक थी। अब दोस्तों इनके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो। अब दोस्तों इनकी भी जो एक पुस्तक थी जिनकी रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी कोई बुक नहीं थी, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे सिकंदर के साथ कौन कौन व्यक्ति जो है आए थे, यानी कौन कौन व्यक्ति सिकंदर के साथ आए थे। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो इन सभी व्यक्तियों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों नंद वंश के बारे में। तो दोस्तों नंद वंश की यदि बात की जाए तो नंद वंश का शासनकाल 344 बीसी से 323 बीसी तक जो है रहा था। तो ये आपको याद रखना है। कब तक दोस्तों? 344 बीसी तक जो है रहा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संस्थापक कौन थे। महापरमनंद थे, जिनको अदर्स नेम जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार और भार्गव, इन अलग अलग नामों से जो है इनको जाना गया है। साथ ही इनके समकालीन कौन थे, यानी महापरमनंद के समय कौन थे? तो पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी। कौन थी दोस्तों? अष्टाध्यायी थी। और साथ ही महापरमनंद के बाद गद्दी पर कौन आता है? धनानंद आता है, और इससे अग्रमीज नाम से जो है जाना गया है। और इसी के शासनकाल में जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में। अब दोस्तों सिकंदर से पहले भी जो है भारत पर आक्रमण किया था ईरानियों ने, यानी भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था साइरस ने, जो कि असफल रहा था। और इसके बाद जो है दोस्तों, यानी साइरस के बाद जो है पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने, जो कि इसी साइरस का जो है उत्तराधिकारी था। और ये हकामनी वंश से संबंध था। इसने जो है गांधार कम्बोज को जीत लिया था, डेरियस प्रथम ने। ये रहे गांधार कम्बोज। और इसके बाद दोस्तों अंतिम शासक हुआ था डेरियस तृतीय, जो कि ईरानियों का अंतिम शासक था। और इसके हारने के बाद जो है ईरानियों का शासन समाप्त हो गया था। यानी जब डेरियस प्रथम था तो इस समय जो है 331 बीसी में सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। तो सिकंदर वर्ष डेरियस तृतीय के बीच एक युद्ध होता है, जिसको आरवेला का युद्ध, गोगामेला या एरियन का युद्ध जो है कहा गया था। अब इस युद्ध में जो है दोस्तों जीत होती है सिकंदर की। अब दोस्तों सिकंदर की जो है जीत होती है। तो ये आगे धीरे धीरे आगे आ रहा है। तो सिकंदर के बारे में, जैसे धनानंद के समय इसने आक्रमण किया था। कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया या मकदोनिया का शासक था। पिता थे इसके फिलिप सेकंड, माता ओलंपिया थी, पत्नी रैक्सोना और उपनाम अलेक्जेंडर। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये भारत कैसे आया था। तो बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके आया था। सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होते हुआ भारत पहुंचा था। और जब ये भारत पहुंचा तो इस समय तक्षशिला का शासक था आम्बिक, जिसने बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था कि मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता, मेरा पूरा साम्राज्य आपका हुआ। साथ ही झेलम व चिनाब नदी के बीच जो है दोस्तों राजा पोरस का साम्राज्य था। अब दोस्तों राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है, यानी झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध होता है 326 बीसी में। कब दोस्तों? 326 बीसी में।
और इस युद्ध को जो है झेलम का युद्ध, बीतास्ता, हाइडेस्पीज या कद्री का युद्ध जो है कहा जाता है। अब इस युद्ध में जो है दोस्तों सिकंदर की जीत होती है और राजा पोरस जो है हार जाते हैं। जब राजा पोरस हार गए तो इसके बाद जो है सिकंदर ने राजा पोरस को बंदी बना लिया और उसके बाद इनसे पूछता, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब इस बात से जो है सिकंदर अचंभित हुआ कि तुम जो है बंदी हो फिर भी तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारे सास को मानना पड़ेगा। तो इसी बात से प्रभावित होकर जो है सिकंदर ने जो है राजा पोरस का साम्राज्य वापस कर दिया था। अब दोस्तों जब वापस कर दिया तो यहाँ पे बात आती है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। सिकंदर भारत से वापस कब गया था? 325 बीसी में। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? 19 महीने भारत में रहा था। अब दोस्तों सिकंदर वहीं इतने दिन बाद क्यों चला गया था, इसका कारण जान लेते हैं। जैसे सिकंदर की सेना ने जो है दोस्तों ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे कहा जाता है पहला कारण कि सिकंदर की सेना जो है बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और लड़ने की हालत में नहीं थी, तो इसलिए जो है सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। एक तो कारण ये माना गया। दूसरा कारण ये माना गया है कि इस समय अफवाह फैली हुई थी कि जो भी ब्यास नदी को पार करता है वह ज़्यादा दिनों तक जो है जिंदा नहीं रहता था। दूसरी अफवाह ये थी। और तीसरी कारण ये माना जाता है कि इस समय जो है मगध का शासक था धनानंद, जो कि एक अपने आप में शक्तिशाली राजा था, तो इसके डर से। तो तीसरा कारण इसको माना जाता है। अब दोस्तों सिकंदर के गुरु की यदि बात की जाए तो अरस्तु इसके गुरु हैं, जिनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जिनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक। और प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। तो ये आपको याद रखना है। जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो इसी कारण जो है सिकंदर 19 महीने के बाद जो है भारत से वापस जो है चला गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर के साथ आए व्यक्ति तो कौन कौन थे। जैसे सेल्यूकस निकेटर था जो कि इसका थल सेनापति था। निरियाकस आया था, इसका जल सेनापति था। फिलिप आया था जो कि इसका प्रबंधक और कौन था, सेनापति था। साथ ही इसके साथ दो इतिहासकार आए थे, एनासीक्रिप्स और ओनेसिकेट्स। ये दोनों यानी एनासीक्रिप्स या ओनेसिकेट्स ये एक ही व्यक्ति हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। तो इन्होंने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और दूसरे इतिहासकार थे अरिस्टोबुलस, ये भी एक इतिहासकार थे। इन्होंने जो है सिकंदर के युद्ध विजयों के बारे में जो है लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इन सभी को जो है हम कल की क्लास में अच्छे से करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।